लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, और वो ये है कि बांग्लादेश में जुलाई 2024 के तख्ता पलट के बाद आज पहली बार चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और इस समय वहां पर वोटों की गिनती चल रही है और नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की 299 सीटों में से एक सीट पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी जीत चुकी है। इसके अलावा एक और सीट पर नेशनल सिटीजन पार्टी जीती है। बांग्लादेश की 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए 42,651 वोटिंग सेंटर्स पर आज दोपहर 2 बजे तक 47.91% वोटिंग हुई है और इसके बाद के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। एक सीट पर एक उम्मीदवार की मौत के बाद वोटिंग रद्द कर दी गई और इस चुनाव में जिस पार्टी या गठबंधन को 151 सीटें मिल जाएंगी वो बांग्लादेश में अपनी सरकार बना लेगी। बांग्लादेश में पिछले 4 चुनावों में 2 बार 80% या उससे भी ज्यादा वोटिंग हुई है और एक बार 51% मतदान हुआ है। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तब 41.8% वोटिंग हुई थी। यानी 13 फरवरी तक ये स्पष्ट हो सकता है कि बांग्लादेश के वोटरों ने किस गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है और शायद ये भी तय हो जाएगा कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी इस वैलेंटाइंस डे पर बांग्लादेश में स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी होगी और नए प्रधानमंत्री की घोषणा भी शायद हो चुकी होगी और ये वैलेंटाइंस डे बांग्लादेश के लिए अब लकी होगा या अनलकी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक लगभग 48% वोटिंग वहां पर हुई है जो पिछली बार से अभी ज्यादा है और हो सकता है कि ये वोटिंग 50% के आसपास तक भी चली जाए क्योंकि ये 2 बजे तक के आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। वर्ष 1991 के बाद यानी पिछले 33 वर्षों में ये पहला मौका है जब बांग्लादेश के किसी चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दावा है कि जनता ने इस चुनाव में भारी संख्या में वोट न डालकर इसका बहिष्कार किया है। सबसे पहले आपको बांग्लादेश में वोटिंग के नए अपडेट्स बताते हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक 147 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली और कुछ जगहों पर मारपीट और हिंसा हुई और वहां जमाते इस्लामी पार्टी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक दूसरे पर चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगाए हैं। Situation is not good enough because another free without polling agent in a separate room, someone is sealing the papers. It's totally disappointing and unfair. Everywhere I don't know. I have visited some places. So how hopeful the Jamaat Islami to winning this? Yeah, we were hopeful, but if this happens, how we can expect? If without polling agent, if it is sealed, so how we can hope? That's a problem. We are trying to control it, but the other large party, Bangladesh Jamaat Islami, is trying to imbalance it. We have the source that they're outcasting or they're misleading the vote centers, and they're also doing criminal activities on the vote centers. They're implementing their own votes and illegal votes also. Basically, they're not actually a party. तो देखिए वहां पर भी इस समय धांधली के आरोप लग रहे हैं और बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम से नहीं होते बल्कि बैलेट पेपर से होते हैं और ये जो चुनाव चल रहे हैं ये भी बैलेट पेपर से हुए हैं। हमारे देश की तरह बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होते और वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश में अब तक 12 बार आम चुनाव हुए हैं और आज 13वें चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इनमें से वर्ष 1991, 96, 2001 और 2008 के 4 चुनावों को ही अभी तक निष्पक्ष माना जाता है यानी सही माना जाता है क्योंकि सिर्फ इन्हीं चुनावों में वहां की सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था और इनके अलावा जो 12 चुनाव हैं 12 चुनावों में से 8 चुनाव ऐसे थे जिसका वहां के विपक्षी दलों ने कभी ना कभी बहिष्कार किया है
और बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान होता है और यही बांग्लादेश के ज्यादातर चुनाव में हुआ है। हम वहां पर अक्सर चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए धांधली के आरोप लगते रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते रहे हैं और आज भी वहां पर बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर में धांधली के आरोप लगे हैं। हमारे देश के जो लोग ईवीएम पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, आज उन्हें बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, जहां पर आज भी ऐसे ही बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते हैं और धांधली के सबसे ज्यादा आरोप भी वहीं लग रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि आज नए बांग्लादेश का जन्मदिन है और ये बहुत ही खुशी का दिन है। আজকে মহা আনন্দের দিন, আজকে নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন। সারা দিন ব্যাপী আমরা এই জন্মদিন উৎসব পালন করব। এটার মাধ্যমে আজকে যে প্রক্রিয়া এখান থেকে শুরু হলো, এর মাধ্যমে আমরা অতীতকে বর্জন করলাম। যেসব দুঃস্বপ্নময় অতীত ছিল সেই অংশ আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলাম। প্রার্থীর জন্য আমরা ভোট দিলাম, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গণভোটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সারা বাংলাদেশ পাল্টে যাবে। তো সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি গণভোটে অংশ নেবার জন্য, যাতে করে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। খুব ভালো লাগলো, এটা আমার জীবনে মহা আনন্দের দিন। तो अगर आज बांग्लादेश का जन्म हो रहा है तो असल में ये बांग्लादेश का पुनर्जन्म होगा। बांग्लादेश का पहला जन्म तो वर्ष 1971 में भारत की मदद से ही हुआ था और दूसरा जो साल है, अब जो दूसरा जन्म है वो 2026 में हो रहा है। वर्ष 1971 वाला बांग्लादेश पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ादी लेकर बना था और 2026 वाला बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। बांग्लादेश एक ऐसा यू टर्न ले रहा है जो असल में वापस पाकिस्तान की तरफ जाता है। इस नए बांग्लादेश में न तो मुक्ति वाहिनी के लिए कोई जगह है, न वर्ष 1971 के किसी फ्रीडम फाइटर के लिए कोई जगह है, ना ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के लिए या उनके परिवार के लिए कोई जगह है और ना ही धर्मनिरपेक्षता के लिए अब वहां पर कोई जगह बची है। बांग्लादेश में वर्ष 1991 के बाद पहली बार चुनाव के साथ साथ आज जनमत संग्रह भी करवाया गया है और इसका लक्ष्य 84 संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करके वहां की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाना है। इस जनमत संग्रह की सबसे बड़ी बात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शक्तियों को सीमित करना और राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना है और अगर वोटर्स ने इसके पक्ष में मतदान किया तो नई संसद अपने पहले 270 दिनों के अंदर ही ये नए बदलाव लागू कर देगी और अगर जनमत संग्रह के नतीजे पक्ष में नहीं आए तो फिर ये सुधार रुक जाएंगे। जनमत संग्रह में आमतौर पर वैसे तो दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में एक लंबी लिस्ट आज वोटर्स को दे दी गई। इससे जनता ना तो ठीक से सोच पाती है और ना ही सही जवाब दे पाती है। हो सकता है कि ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए ही इतने सारे सवाल उस जनमत संग्रह में रख दिए गए होंगे। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासतौर पर हिंदुओं पर भी लगातार अत्याचार हुए हैं और वहां के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर्स इस चुनाव में बांग्लादेश की 36 से ज्यादा वोट सीटों पर किंग मेकर साबित हो सकते हैं। परंपरागत तौर पर बांग्लादेश के हिंदू आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के समर्थक रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आवामी लीग पर प्रतिबंध है और शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं। इस समय भारत में उन्होंने शरण ली हुई है। इस बार के चुनाव में बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी में से एक पार्टी को चुनना था और जिस तरह ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी हिंदू वोटर्स को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। तो बांग्लादेश के जो नतीजे आएंगे, कल तक ये नतीजे आ जाएंगे। ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी और वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए भी ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया पहले कि बांग्लादेश कह रहा है कि ये उसका नया जन्मदिन है, एक प्रकार से पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म पर बांग्लादेश ने अब एक यू टर्न लिया है
और ये जो यू टर्न है ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। आगे चलकर नतीजे ये बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और कितना करीब होता है, ये अभी देखने वाली बात है। भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अब जो भी नई सरकार वहां पर आएगी, भारत को उस नई सरकार के साथ एक तालमेल बैठाना होगा। भारत को ये देखना होगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारी सीमाएं एक साथ लगती हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच अगर संबंध अगर बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते तो बहुत खराब भी ना हो। अब हम आज भारत की सबसे बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील को आज आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसे आप मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कह सकते हैं भारत के लिए। भारत सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए की एक रक्षा डील को मंजूरी दी है। हमारे देश का रक्षा बजट कुल 7,85,000 करोड़ रुपए का है और ये डील हमारे पूरे रक्षा बजट का लगभग 46% हिस्सा है, यानी हमारे रक्षा बजट का लगभग आधा हिस्सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डील है और इससे हमारी सेनाओं की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने इस डील में भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी दी है। DAC भारत में रक्षा खरीद पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है और रफाल का निर्माण फ्रांस की डसों एविएशन नाम की एक कंपनी करती है। लेकिन इस डील में 114 में से 90 रफाल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे और इन विमानों में लगभग 50% उपकरण मेड इन इंडिया होंगे, यानी स्वदेशी होंगे। इसका मतलब है कि इस डील के बाद भारतीय वायुसेना को पहली बार मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स मिलेंगे। भारतीय वायुसेना लंबे समय से रफाल विमान को ही खरीदना चाहती है और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन लड़ाकू विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया था। ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है और हमारी वायुसेना का अब तक का सबसे आधुनिक और महंगा विमान यही है। इससे पहले वर्ष 2015 में भारत ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदे थे और ये हमारी वायुसेना में शामिल हो भी चुके हैं। और पिछले वर्ष भारतीय नौसेना के लिए भी 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स की डील भारत ने की थी। ये विमान भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात होंगे और आज की डील के पूरा होने के बाद भारत रफाल फाइटर जेट्स का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। तो आप ये देखिए कि रफाल विमान जो है इसका सबसे बड़ा जो खरीदार है वो तो फ्रांस है, यानी फ्रांस की वायुसेना में सबसे ज्यादा रफाल विमान चलते हैं और पूरी दुनिया में अब हमारी वायुसेना होगी जिसके पास सबसे ज्यादा रफाल विमान है। फ्रांस पूरी दुनिया में इन विमानों का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अब तक फ्रांस ने अपनी वायुसेना के लिए कुल 234 रफाल एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है, जबकि भारत कुल मिलाकर 176 रफाल विमानों का ऑर्डर दे चुका है। रफाल को लेकर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसकी खरीद से जुड़ी ज्यादातर लंबी प्रक्रियाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसका मतलब है कि इसकी खरीद तेज रफ्तार से होगी, दोबारा से वापस कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। हमारे देश में सबसे ज्यादा राजनीति असल में हथियारों की खरीद पर ही होती है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार रक्षा की खरीदों पर होता है। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, नेताओं से भी सुना होगा। आपने वर्ष 1987 के बोफोर्स घोटाले के बारे में जरूर सुना होगा और आजादी के तुरंत बाद 1948 में देश का पहला रक्षा घोटाला भी हुआ था जिसका नाम था जीप घोटाला, जब जीप की खरीद में घोटाला हुआ था। लेकिन पहले की सरकारों के समय घोटाले के बाद रफाल सौदे पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। असल में यह हमारी राजनीति का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। जब भी कोई सरकार कोई रक्षा खरीद करती है, कोई हथियार खरीदती है, तो विपक्ष के नेता सबसे पहले उस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और यही एक कारण है कि कोई भी सरकार खुलकर इसके बारे में फैसले ले नहीं पाई। इससे पहले की जो सरकारें हैं हो सकता है उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया हो और इसीलिए जो एक्विजिशन है डिफेंस का ये बहुत ही धीमी गति से चला है। और जब रफाल की डील हमने की, उस रफाल की डील में भी बहुत बदनामी करने की कोशिश की गई। इस डील को अनावश्यक रूप से बदनाम किया गया और इसकी खरीद में देरी होती चली गई। वर्ष 2015 में रफाल की एक इमरजेंसी डील की गई थी और हम चाहते तो उसके तुरंत बाद ये बड़ा ऑर्डर हम दे सकते थे, लेकिन जानबूझकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रफाल को एक चुनावी मुद्दा बनाकर
सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया और इसकी वजह से देश की रक्षा तैयारियों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको याद होगा 2019 में रफाल की खरीद को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। जब जांच हुई, सब कुछ हुआ, तो ये जो डील है ये बिल्कुल क्लीन पाई गई, सही पाई गई। हमारी वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और एक स्क्वाड्रन में 16 से लेकर 18 तक एयरक्राफ्ट होते हैं और हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। लेकिन इस समय हमारे पास लगभग 31 स्क्वाड्रन ही है और जिस रफाल को इस कमी को पूरा करने का हीरो बनाना चाहिए था, उसी पर फर्जी आरोप लगाकर खरीद प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया। एक और बात यह कि अब तक हमारी वायुसेना में रशिया के फाइटर जेट्स की संख्या सबसे ज्यादा रही है। इस समय हमारे पास रशिया के लगभग 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं और इस डील के बाद, ये पूरा होने के बाद, हमारी वायुसेना में 176 रफाल फाइटर जेट्स हो जाएंगे। यानी सुखोई के बाद सबसे बड़ी संख्या में जो विमान हमारे पास होगा वो होगा रफाल।